All right, so guys, welcome to lecture number 3. Just to give you a little bit of recap of what we did in last class. So we were actually trying to understand what actually we do in econometrics and what is the methodology that is being followed. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप इकोनोमेट्रिक लेंस से समझने की कोशिश करते हो तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं वो हमने देखा था. ठीक है, so we actually made a list of 7-8 steps that we typically follow in any problem that we are discussing. So first was जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो उससे रिलेटेड जो करंट लिटरेचर है उसमें क्या क्या अवेलेबल थियोरीज हैं उनको स्टडी करना और उसके हिसाब से एक हाइपोथेसिस बिल्ड करना. ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था एज एन एग्जांपल हमने पिक किया था, इट वाज कि क्या इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों के डिसीजन टू एंटर द लेबर फोर्स इसको अफेक्ट करती हैं और करती हैं तो किस तरीके से करती हैं. ठीक है, फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं या बुरी हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनरल इन वॉट एवर प्लेस दैट यू आर स्टेइंग इन उससे आप अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है सो दैट विल काइंड ऑफ शो अस दैट द इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड एंड इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी लो दैट मीन्स गुड इकोनॉमिक कंडीशंस exist. And second thing was decision to enter labor force or not. That particular thing can be measured using the labor force participation rate. ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों चीजों पे बेस्ड क्या क्या थियोरी अवेलेबल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं. तो हमने देखा था कि देर आर टू काइंड ऑफ थियोरीज विच आर अवेलेबल. वन इज डिस्करेज्ड वर्कर थियोरी एंड द अदर वन इज एडेड वर्कर थियोरी. डिस्करेज्ड वर्कर थियोरी ये बोलती है कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं तो पीपल लूज होप ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड देन हेंस दे मूव आउट ऑफ द लेबर फोर्स. एंड द ऑपोजिट थियोरी विच वाज द एडेड वर्कर थियोरी वाज कि बिकॉज सो मच इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इज देयर और जो भी आपकी घर में जो मेन ब्रेड अर्नर है मे बी दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, तो जो सेकेंडरी लोग हैं जो आइडियली पहले काम नहीं कर रहे थे दे माइट हैव टू एंटर द लेबर फोर्स टू सपोर्ट द इंटायर फैमिली. तो ये दोनों इफेक्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एक बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एक बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होगा. तो अल्टीमेटली असलियत में क्या हो रहा है दैट विल टेल अस कि कौन सा इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, द एडेड वर्कर थियोरी इफेक्ट और द डिस्करेज वर्कर थियोरी इफेक्ट. तो दैट विल कम लेटर ऑन. ठीक है, सो फर्स्ट यू क्रिएटेड अ थियोरी और अ हाइपोथेसिस. तो अगर मान लो हमारे पास एक ही थियोरी अवेलेबल होती विच इज डिस्करेज वर्कर थियोरी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को कम हो जाना चाहिए बिकॉज दैट इज द थियोरी दैट इज अवेलेबल और रियल वर्ल्ड डेटा का यूज करके हम उस चीज को टेस्ट करते हैं. बट अभी बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी है तो हमें भी नहीं पता कि किस तरफ जो है which effect will become stronger. So we are actually also in the search of the answer कि which effect is stronger in the real world data. ठीक है, तो that was the first step. Second step was you collect data. So अब हम लोग labor force participation rate and unemployment rate maybe for different years. तो मान लो 20 साल 50 साल 30 साल जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मान लो इंडिया का अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप 20 साल 30 साल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का डेटा देख सकते हो और उसके बेसिस पे हम लोग आगे अपना एनालिसिस करेंगे. ठीक है, एंड कलेक्टिंग डेटा के पूरे प्रोसेस में हमने देखा था वी कैन हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डेटा, टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड पूल डेटा. और पूल डेटा में एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनल डेटा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अभी तक हमने पढ़ी थी. सो दीज वर द टू स्टेप्स दैट वी वर discussing about. So far is just a summary of whatever happened in the last lecture. ठीक है, now we will move on to the third step of us trying to answer that question. So the third point is you have to specify the mathematical model of the theory. कि जो भी आपकी थियोरी है उस पे बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल जो है जो भी आप यूज करोगे अपनी स्टडी करने के लिए वो क्या होगा. ठीक है, so let's start talking in depth regarding the third step. So the third step that I have here is specifying the mathematical model of labor force participation. Of labor force participation. तो अब इस पूरे क्वेश्चन में मेरे पास दो मेन वेरिएबल्स हैं.
फर्स्ट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको हम लोग मान लो यूएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या यूएनआर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और मेरा जो दूसरा वेरिएबल है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनके बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप किस तरीके का है। क्या ये आपस में लीनियरली रिलेटेड है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या लीनियर है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, क्या वो क्यूबिक है, किस तरीके का है। तो अगर मुझे फर्स्ट हैंड कुछ भी नहीं पता कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का है उसको गेस करने के लिए। So can you try and guess what we might do if we have lots of data on these two variables? So let's say different years, 2000 से लेके 2020 तक मेरे पास इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंडिया की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका डेटा अवेलेबल है। मुझे नहीं पता इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। तो what is the first thing that I should try to do to figure out what kind of relationship that they might have? क्या करना चाहिए? तो जब भी आपको सबसे पहले डेटा मिलता है, तो आप डेटा को स्कैन करो, डेटा को देखो, डेटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके देखो। तो यहाँ पे कोई पिक्टोरियल मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं इनके रिलेशनशिप को समझने के लिए? मैम लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स, या लाइन ग्राफ जो है बेसिकली वो ओरिजिनली कैसे बनता है, हम एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, राइट। तो जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, सो 2000 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसा था, वो एक पॉइंट हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 20-25 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन ट्राई टू डू इफ आई एम अनअवेयर अबाउट द रिलेशनशिप इज यू कैन यूज अ स्कैटर प्लॉट to see the relationship between the two variables. राइट, तो मान लो मैंने एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लिखा हुआ है, और मान लो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो स्कैटर प्लॉट जो है वो थोड़ा मान लो इस तरीके का आया। तो इससे मुझे क्या आइडिया लग सकता है कि मैं इन दोनों को मैथमेटिकली किस तरीके की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ लाइन, राइट, सम मोर और लेस। तो या तो मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ जिसमें मेरी स्लोप जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए आइडियली, राइट। या फिर हो सकता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके का हो, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा और यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा। तो मैं किस तरीके का रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करूंगी? क्वाड्रेटिक, राइट। एंड देन वी कैन हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप जो भी हमें सूटेबल लगता है, राइट। तो मान लेते हैं अभी हम अपना एनालिसिस सिंपल ही रखेंगे, बिकॉज हम सिर्फ प्रोसीजर समझना चाह रहे हैं, हम अभी टेक्निकलिटी में नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इस तरीके का रिलेशनशिप एक हमें देखने को मिला। तो मान लो सपोज कि वी फाइंड दैट दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसको मैं मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ या कर सकती हूँ? मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट b1 प्लस सम कांस्टेंट b2, एंड दिस इज माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एंड इफ माय स्कैटर प्लॉट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, सो देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जो स्लोप है ये नेगेटिव आनी चाहिए, राइट। यस और नो? सो यहाँ पे B1 जो है वो क्या हो जाएगा? B1 विल बी माई इंटरसेप्ट, एंड व्हाट विल B2 बी? B2 विल बी माई स्लोप, राइट। B1 मेरी इंटरसेप्ट हो गई, B2 मेरी स्लोप हो गई, ये दो चीजें हो गई। तो ये जो मॉडल है इसमें जो B1 है और B2 है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो चीज हमारे लिए अननोन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। सो
B1 and B2, they are basically parameters. ठीक है। अब हो सकता है असलियत में जब हम इस इक्वेशन को एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। तो हो सकता है मेरी स्लोप पॉजिटिव हो सकता है मेरी स्लोप नेगेटिव हो। अगर मान लो मेरी स्लोप पॉजिटिव हो गई तो उसका क्या मतलब होगा? जो भी हमने एस्टिमेशन किया उसमें स्लोप पॉजिटिव आई, उसका मतलब क्या है? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है ऐसे ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है? कौन सी थियरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है? सो विच इफेक्ट इज डोमिनेटिंग? द एडेड वर्कर थियरी, कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के केस में लोग ज्यादा लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं। और अगर ये स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि if unemployment rate is going up, the labor force participation is going down. So then the other theory which says कि जब unemployment rate बढ़ता है, जब economic condition bad होती है, तो people lose hope and then they move out of labor force. So depending on what is the sign of this slope, I will get to know कि मेरा कौन सा theory ज्यादा dominate कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई? So basically, what am I trying to say? The slope of the slope basically can be positive and negative or negative, and it will determine the strength of the two effects. इन दोनों इफेक्ट्स में से कौन सा डोमिनेट कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इज दैट ऑल राइट? सो फार सो गुड। सो दिस इज बेसिकली माई थर्ड स्टेप कि मैं मैथमेटिकल मॉडल क्या है मेरे वेरिएबल्स के बीच में उसको डिटर्मिन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी अगर आपके पास थियरी, इकोनॉमिक थियरी है, उसमें ऑलरेडी इसके बीच में एक रिलेशनशिप दिया हो। जैसे कई बार आपको मान लो प्रोडक्शन फंक्शंस के साथ काम करना पड़ेगा जब कोई मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल आप पढ़ रहे हो और उसकी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन ऑलरेडी थ्योरी में डिफाइंड होते हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर सोलो मॉडल है, उसमें ऑलरेडी इक्वेशंस एक तरीके से डिफाइंड होती है। तो हमें पता है कि हमें जो है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, आउटपुट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रखनी है, बिकॉज दैट मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट कई बार जब मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप देखते हो कि ओके स्कैटर प्लॉट कैसा है, किस तरीके की रिलेशनशिप बन रही है, तो पॉसिबली किस तरीके का मैथमेटिकल मॉडल यहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, is that okay? This step is clear. This is step number 3. You have to specify what kind of mathematical equation that you are going to work with. Fine. Shall we move on to the next step? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया which was to specify the mathematical model. ठीक है, चलो अब now let's move on to the next part which is we have to specify the statistical or the econometric model that we are going to use. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज यू हैव टू स्पेसिफाई द स्टैटिस्टिकल और द इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. अच्छा, अब ये देखो, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है, ये कैसी इक्वेशन है? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका बड़ा सिंपल मतलब होता है कि अगर मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिक्स, मान लो मैंने बोल दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 10%, तो B2 की कोई वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, इसके हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की कोई एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, राइट? मान लो ये नंबर आ गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का 40%, 10% के कॉरेस्पॉन्डिंग 40% मान लो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे जो दूसरा वेरिएबल वैल्यू ले रहा है वो एक एग्जैक्ट नंबर है।
तो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो हमेशा एग्जैक्ट होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट होने का मतलब जैसे ही एक वेरिएबल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिक्स कर दिया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल को कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मान लो एक कंट्री है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है ना जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को डिटरमिन करती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन नॉट बी दी ओनली थिंग, राइट। एंड इवन इफ जो भी और चीजें इस चीज को इन्फ्लुएंस करती हैं वो भी आपने ऐड कर ली, तो कहीं ना कोई वेरिएबल तो छूट ही जाएगा जो आप ऐड नहीं कर पाओगे, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को डिटरमिन करता है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब बड़ा एक सिंपल सा केस है, आप बहुत रिलेट कर पाओगे इससे, कि मान लो भाई आपके मार्क्स कितने आए हैं एग्जाम में, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कि मान लो आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स रेगुलरली आप पढ़े, ठीक है, प्लस आप पहले से आपका बेसिक्स स्ट्रांग है कि नहीं, तो भाई आपका बेसिक्स अच्छा है कि नहीं, ठीक है, प्लस मे बी आपके पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी है। पेरेंट्स एजुकेटेड है तो लाइकली है कि ठीक है, दे माइट हैव फोर्स्ड यू, और दे माइट हैव टेकन मोर केयर ऑफ योर स्टडीज। हो सकता है सिबलिंग्स, अगर सिबलिंग्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं तो वैसे ही आपस में कंपटीशन रहता है, पेरेंट्स यूजुअली टेंड टू कंपेयर। और भी कितने सारे रीजंस हो सकते हैं ना जो एक इंडिविजुअल को वो बनाते हैं जो वो है, जो उस मार्क्स को ऑब्टेन करेगा, राइट। ये मार्क्स आपके कैसे आ रहे हैं, ये आपकी इनहेरेंट जीन्स पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत तेज हो, राइट, तो बायोलॉजी जैसे पेपर में आप बहुत अच्छा करोगे, राइट। हो सकता है किसी का लॉजिक उतना अच्छा ना हो तो मे बी वो मैथ्स के पेपर में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। हो सकता है भाई आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, ओवरऑल अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो हो सकता है मार्क्स पे इम्पैक्ट आए, ठीक है। ऐसे भी जिस दिन एग्जाम था उस दिन आपकी हेल्थ कैसी थी, ठीक है। ऐसे कितने हजारों वेरिएबल्स हो सकते हैं जो अल्टीमेटली कैन कंबाइंडली डिटर्मिन कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। उस साल यूनिवर्सिटी ने पेपर इजी सेट किया था कि हार्ड सेट किया था। उस साल जो लोगों ने पेपर चेक किए थे वो लीनियंटली चेक किए थे कि स्ट्रिक्टली चेक किए थे। तो ऐसे आप समझ रहे हो कि कितने सारे वेरिएबल है जो पॉसिबली आपके मार्क्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मान लो मैं बस बोलूं कि नंबर ऑफ आवर्स जितनी पढ़ाई की उससे पता चल जाएगा मार्क्स कितने हैं, तो यहां से एक एग्जैक्ट नंबर लेके आना रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे हजारों फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर भी नहीं करते हो, जो कि अल्टीमेटली एग्जैक्टली आपके मार्क्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो मूड ऑफ द इवेल्युएटर, तो एक बहुत ही क्लासिक चीज है ना जो क्लास 12 में जब बोर्ड्स बच्चे दे रहे होते हैं कि अच्छे से लिखना, सुंदर सुंदर लिखना। हमेशा हमारे टीचर्स तो यही बोलते थे कि पता नहीं वो लोग पेपर कैसे चेक करते हैं, कभी ड्रिंक करके तो नहीं पेपर चेक करते। मतलब बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कुड इम्पैक्ट योर मार्क्स, राइट। सो एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू से व्हाट इफ दे आर हैविंग अ फाइट विद देयर स्पाउसेस, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से लड़के अगर वो आए हो और पेपर चेक कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। I mean, obviously being said in a funny way, but yes, there are infinite number of factors which could impact your marks. तो कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो रियल वर्ल्ड बेस्ड वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप लिख पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रादर देन सेइंग कि ये एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, वी कंसिडर कि हाँ बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हमने ऐड नहीं किया और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और वो जो मॉडल हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टेटिस्टिकल या फिर इकोनोमेट्रिक मॉडल, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी सेइंग, इफ वी अलाउ द इन्फ्लुएंस of all the other variables of all the other variables all the other variables which affect the labor force participation एंड ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको मैं एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दूं,
allowing the influence of all the other variables affecting the labor force participation in a catch-all variable. मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया u, जिसके अंदर वो सारे वेरिएबल्स आ गए जो 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 मेरे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट कर सकते थे. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में मेरा बेसिक्स कितना है, मेरा लॉजिक कितना है, मेरा आईक्यू कितना है, मेरे पेरेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है, मेरे सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, मेरे जीन्स कैसे हैं, मेरी हेल्थ कैसी है, सब कुछ हमने वो एक ही वेरिएबल में मिक्स कर दिया. ठीक है, तो हम लोग क्या करते, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक नई इक्वेशन लिखी विच इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस U. ये U वेरिएबल क्या है, जिसमें सारे पॉसिबल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को अफेक्ट कर सकते थे. ठीक है, और U जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैंडम एरर टर्म, या फिर आप सिर्फ इसको एरर टर्म भी बोल सकते हो. इसको एरर टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो, अब मान लो ये इक्वेशन से आंसर आया 10, लेकिन मेरा एक्चुअल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आया 11, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो मेरा एरर है ना. तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एरर टर्म, बिकॉज इट विल अकाउंट फॉर एनी चेंजेस that I would need to make this side of the equation equal to this side. ठीक है, so ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है, this is an example of, this equation is an example of a statistical relationship. स्टेटिस्टिकल कह लो, या फिर इसको इम्पेरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, या फिर इसको इकोनोमेट्रिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं. ठीक है, इकोनोमेट्रिक मॉडल. ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है जी, और ये जो वेरिएबल है, जो सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो डिपेंडेंट, और जो हमारे राइट हैंड साइड वेरिएबल होते हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है, सो वी कॉल देम इंडिपेंडेंट independent independent or explanatory variable. ठीक है, अच्छा जी, अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कॉज कर रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को. ठीक है, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, दैट इफ आई से दैट दिस इज माय वाई वेरिएबल एंड दिस इज माय एक्स वेरिएबल डजंट मीन एनीथिंग रिगार्डिंग व्हाट इज कॉजिंग व्हाट. तो ये जो रिलेशनशिप है ये कभी भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं होती. कॉजल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कॉजिंग द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट टू गो अप और डाउन. इट्स जस्ट दैट दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, बट आई एम नॉट सेइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को चेंज कर रहा है. The x variable is causing the y variable to change. We never say that. क्योंकि कॉजल रिलेशनशिप बिल्कुल अलग चीज होती है. अभी यहाँ पे सिर्फ हम इनके बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है वीक है, कौन किसको इम्पैक्ट कर रहा है हम ये नहीं डिटरमाइन कर रहे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू हैव टू नोट ऑल्सो,
ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि कोई भी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है, चाहे ये कितनी भी स्ट्रांग हो, इसका मतलब कभी भी आप ये इन्फर नहीं कर सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को चेंज होने पे मजबूर कर रहा हो सकता है कोई और ही वेरिएबल हो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट कर रहा हो, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसको चेंज करता है और वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को चेंज कर रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को चेंज कर रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कॉजिंग द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन टू चेंज. इट कुड बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो. मे बी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विल कॉज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू चेंज. तो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो होती है वो कितनी भी स्ट्रांग हो, इट कैन नेवर इस्टेब्लिश कॉजालिटी कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट है, ये कभी इस्टेब्लिश नहीं होता है. ठीक है. सो अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप however strong it might be can never establish causal connection. कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल को कॉज कर रहा है, ये जो चीज है, ये कभी भी इस तरीके से डिटरमिन नहीं होती. इसके लिए आप हमेशा थियोरी की मदद लेते हो. ठीक है. सो आवर आइडिया of causation should come from outside of this entire analysis, from some sort of theory. Must come from outside statistics. Maybe some theory. ठीक है. सो क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है ना, मैं कल को ऐसे लिख दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है. तो उसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इम्पैक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज राइटिंग दिस काइंड ऑफ मॉडल इज अप टू मी. अब इनके बीच में इस तरीके की रिलेशनशिप है, तो जरूरी क्यों था कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हमने यहाँ पे क्यों लिखा. हो सकता है मैं ये चीज यहाँ पे लिख देती और ये चीज यहाँ पे लिख देती. तो कभी भी कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल को चेस कॉज कर रहा है, ये कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं फाइंड आउट करते. वी हैव टू हैव सम थियोरेटिकल बेसिस फॉर सेइंग दैट. ठीक है. अदरवाइज ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज सिंपली कॉल्ड अ प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप, कि ये वेरिएबल इसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है. प्रिडिक्ट करने में आप हेल्प कर रहे हो, बट हम ये नहीं कह रहे कि ये इसको कॉज कर रहा है. ठीक है. इट्स सिंपली अ प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप. इट कैन बी टर्म्ड एज अ it can simply be termed as a predictive relationship. ठीक है जी. तो अब आपका काम क्या है, अब आप इस रिलेशनशिप पे फोकस करोगे. यू विल फोकस ऑन दिस. You will try to figure out these parameters, ये parameters, and this is your realistic model. This is more realistic model because you've also considered the possibility कि ये जो नंबर देगा ये जरूरी नहीं है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बराबर है, because there is some error which is there because of all the other variables which could impact the labor force participation rate. ठीक है. ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? फाइन. ठीक है. चलो. Okay, so now that we are done with 4 steps, let's move on to the 5th one. अब हमारा 5th step क्या है वो देखते हैं. तो 4th step हो गया specifying the statistical model. डेटा कलेक्ट हो गया, मैथमेटिकल मॉडल देख लिया, स्टैटिस्टिकल मॉडल देख लिया. उसके बाद आप क्या करोगे, एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ द चूजन इकोनोमेट्रिक मॉडल. तो जो भी आपने मॉडल यहाँ पे चूज किया, अब हो सकता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, हो सकता है उसमें लॉग लगे हुए हो सकता है क्यूबिक हो, किसी भी तरीके का जैसा भी आपको सूटेबल लगा आपने चूज किया. अब जो भी इक्वेशन आपकी इकोनोमेट्रिक मॉडल में है, उसमें जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करना आपका टास्क है. तो हमारा 5th स्टेप क्या है, एस्टिमेटिंग
estimating the parameters of the chosen econometric model. तो ये एक्चुअली जो है हमारा मेजर चंक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स होगा, in order to study in depth regarding how do we estimate these values. ये values हम लोग कैसे estimate कर रहे हैं. तो जो आपके initial chapters होंगे, OLS estimates, ordinary least square estimates, multiple linear regression जब होता है तो estimates कैसे निकालते हैं, ये हमारा major chunk of econometrics होगा. तो बहुत सारी जो थियोरेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, चीजों को डराइव करना है, वो इस स्टेप के अंडर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जब आप एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तब तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होगा कि ठीक है ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, आप कर दोगे. लेकिन अभी जब हम इकोनोमेट्रिक्स में और अंदर डेप्थ में जाएंगे तो हमारा मेजर चंक होगा वो सारे तरीके सीखना जिसकी मदद से आप इसके जो पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के उसको कैसे एस्टिमेट करोगे. ठीक है. तो अभी हम इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी पूरी इकोनोमेट्रिक्स हमें यही करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डेवलप लॉट्स ऑफ मेथड्स. There are multiple methods to find the estimates of the parameters of the model. ठीक है. अच्छा, अभी इसके अलावा हम लोग जो है जो भी हमारे पैरामीटर आएंगे, ठीक है, जो भी हमारे एस्टिमेट आएगा B2 का और B1 का, वो मुझे एक्चुअली क्या देगा. मान लो इसकी वैल्यू आ गई 1, B1 का एस्टिमेटेड वैल्यू जो है, मान लो मेरी जो रिलेशनशिप है B1 प्लस B2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस U इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ये मेरा रिलेशनशिप है. ठीक है. अच्छा जी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. हाँ जी. तो अब हो सकता है इसका जो भी एस्टिमेट आया, ठीक है, जो भी एस्टिमेट आया, मान लो ये एस्टिमेट आ गया, इसको हम लोग स्मॉल b1 से रिप्रेजेंट करते हैं. जो भी इसका एस्टिमेट वैल्यू आएगी इसको हम स्मॉल b2 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो मेरी जो रिलेशनशिप है वो क्या बन गई, B1 प्लस B2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है. तो ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे क्या देगा कि अगर मेरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लो 10% है, ठीक है, अगर मेरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लो 10% है, तो हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि ये मान लो 10% लिख दिया तो यहां से मान लो इसमें जब वैल्यूज हमने पुट करी तो हमारा आंसर आ गया 50%. बट कैन माई एक्चुअल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विल ऑलवेज बी 50%? कैन वी से दैट? तो हमने ये एस्टिमेट किया, इससे हमारा आंसर आ गया 50%. बट आई स्टिल हैव दिस वेरिएबल, राइट, विच इज लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स दैट आर इन्वॉल्व, और ये मेरा एरर टर्म है, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% हो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50 हो सकता है लेबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% हो तो एक्चुअल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 52 हो, एक्चुअल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 48 हो, फिर 45 हो, 54 हो, कुछ भी हो सकता है. इस वेरिएबल का तो यही मतलब होगा, बिकॉज देर इज सम रैंडमनेस दैट इज देयर. यस और नो, है ना. तो ये जो टर्म मेरे पास आएगी हम किस तरीके से बोलेंगे कि ये मुझे क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज अगर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है तो ऑन एन एवरेज मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा, 50%. दैट इज वाई वी विल कीप यूजिंग अ टर्म ऑन एन एवरेज, बिकॉज हम एग्जैक्ट नंबर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी टाइम पे किसी साल में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% हो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50 रहेगा कि नहीं. लेकिन इस रिलेशनशिप से मैं ये बता सकती हूँ कि मान लो मेरे पास 20 साल का डेटा है जहां पे हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% रहा और जो भी मेरे अलग अलग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहे उनका मैंने अगर एवरेज किया तो वो एवरेज जो है वो क्लोज टू 50% होगा. ये इस रिलेशनशिप का मतलब होता है. तो जब भी आप पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हो
तो आप ऑन एन एवरेज ये वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी वो आप निकालते हो। ये चीज समझ आई? आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ही नहीं सकते हो। या सो बेसिकली यू सी, ऑल आई एम सेइंग इज कि मान लो किसी आपने जो है अपने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी 5 आवर्स फिक्स कर लिए, राइट? तो आपने मान लो 5 बार पेपर दिया, तो हो सकता है पहले बार जब 5 घंटे आपने पढ़ाई की तो आपके मैथ्स में आए 90 मार्क्स। दूसरी सिचुएशन में अगले साल भी आप हर बार 5 घंटे ही पढ़ रहे थे, लेकिन हो सकता है आपके 80 मार्क्स आ गए। मे बी कुछ बदल गया हो, मे बी उस साल पेपर डिफिकल्ट आ गया हो, या आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, राइट? हो सकता है। हो सकता है एक अगले साल आपने 5 ही घंटे पढ़ाई की लेकिन आपके पेपर में मार्क्स आ गए 99, राइट? हो सकता है एक साल 5 घंटे पढ़ाई करी लेकिन आपके नंबर आ गए 60। ऐसी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट? लेकिन अगर मैं अपने मार्क्स और अपने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी अगर इनका रिलेशनशिप दूंगी तो वो कोई एक लीनियर इक्वेशन ही आएगी, और लीनियर इक्वेशन से तो एक एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए कि अगर 5 घंटे पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे 80 या 85 या 99, कुछ भी, राइट? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो आपके मार्क्स आएंगे उस रिलेशनशिप का यूज करके, वो आपके एग्जैक्ट मार्क्स नहीं होते। वो कौन से मार्क्स होते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर आप मल्टीपल डेटा पॉइंट्स लो जहां पे आप हर बार 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो उसका जो एवरेज मार्क्स निकल के आएगा वो कितना आना चाहिए, जो भी आपका नंबर आएगा, मान लो 90। तो हम क्या कह रहे हैं, ऑन एन एवरेज अगर 5 घंटे पढ़ाई करोगे तो मार्क्स 90 आ जाते हैं। Obviously we are allowing that you can have some fluctuations also। इसीलिए हम कभी ये नहीं बोल रहे कि अगर मार्क्स अगर 5 घंटे पढ़ाई करें तो पक्का नंबर 99 आएंगे, नहीं। ऑन एन एवरेज अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लो 10% है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50 होगा। तो दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप व्हेन यू फाइंड इट आउट इट विल टेल यू दैट। ये हम बोल रहे हैं, ठीक है? परफेक्ट, ऑल राइट। सो तो बेसिकली जो भी मेरे एस्टिमेट्स आएंगे, ठीक है, वो मेरे को क्या देगा कि जो भी मेरी एस्टिमेटेड लाइन आएगी, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, इसको हम लोग रिग्रेशन लाइन बोलेंगे, जो भी मेरे B1 B2 वैल्यूज आएंगे। सो बेसिकली दिस B1 प्लस B2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। व्हाट डज इट टेल यू? इट गिव्स द रिलेशनशिप between the average labor force participation rate, that is why we are saying average labor force participation rate, and unemployment rate। मतलब that is on average how does labor force participation rate responds to a unit change in the unemployment rate। राइट? तो ये जो मेरी रिग्रेशन लाइन है ये मेरे को क्या बताएगी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 1 यूनिट से चेंज होता है तो ऑन एन एवरेज हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किस अमाउंट से चेंज होगा, वही तो मेरे को B2 देता है, राइट? सो ये मेरी रिग्रेशन लाइन मेरे को रिलेशनशिप बताती है कि अगर आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 1 यूनिट से चेंज होता है तो ऑन एन एवरेज आपका जो Y वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कितने अमाउंट से चेंज होता है, राइट? इज दैट ओके? Fine. Any doubts in this till this point? ओके जी, परफेक्ट। सो ओके, सो हमने जो है एस्टिमेट भी कर लिया, मॉडल अपना एस्टिमेट कर लिया। अब हम फिफ्थ स्टेप
पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे के जो स्टेप्स है ना, वहां पे जो है, अब क्या है कि आपने मेन मैकेनिकल काम कर लिया है। अब आपको टेबल पे बिठा दिया और आप बोल रहे हैं अब अपनी थिंकिंग कैप लगा लो और अब बताओ कि मॉडल में कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है आपने लीनियर इक्वेशन वाला रिलेशनशिप लिया हो, लेकिन नहीं, लीनियर रिलेशनशिप तो गलत मॉडल यूज कर लिया। फिर मान लो ये सब चेकिंग आपने कर ली, फिर उसके बाद आपको लगा कि ठीक है मॉडल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे, और फिर वहां पे भी चीजें फिट हो गई, तो फिर आप बोलोगे कि भाई ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल रेडी है, अब हम इसको प्रिडिक्शन के लिए या आगे की चीजें फॉरकास्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सरकार इस मॉडल को कैसे यूज कर सकती है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, उसके हिसाब से वो अपना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट प्रिडिक्ट कर सकती है। तो अगर उसको लग रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इट कैन पुट अप सम पॉलिसी विच कुड गिव अ लिफ्ट टू द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो अब 6th नंबर स्टेप पे क्या हो रहा है, चेकिंग फॉर मॉडल एडिक्वेसी, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या है? स्टेप नंबर 6 जो है हमारा, वो क्या बोल रहा है, checking for model adequacy. Model specification testing. अब हमारा बहुत सारा हिस्सा ऑफ इकोनोमेट्रिक्स का ओवरऑल स्टडी विल आल्सो गो इनटू दिस स्टेप आल्सो, टू चेक कि क्या ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी थी वो सही थी, क्या लॉग लॉग में रिलेशनशिप लिखना चाहिए था। अब मान लो स्कैटर प्लॉट में इनवर्स रिलेशनशिप आई, तो हम उसको ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने, y इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस सम कांस्टेंट। ये भी तो इनवर्स रिलेशनशिप ही शो करता है, राइट? है कि नहीं? और इनवर्स रिलेशनशिप को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, उस केस में ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इस केस में ए की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, राइट? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप को शो करने के। हो सकता है आपने ऐसी रिलेशनशिप क्यों नहीं देखी, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो बेसिकली मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए इवन दो रिलेशनशिप इनवर्स है, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप के पॉसिबल मॉडल्स बन सकते थे ना। सो व्हाई चूज वन ओवर द अदर, राइट? What is the reasoning for why we stick to the linear equation and not this, or not this, or not power 3, or not power 4, right? All these kind of questions are there. तो अब इस स्टेप में आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि आपका मॉडल कितना एडिक्वेट है। फर्स्ट, हाउ एडिक्वेट इज योर मॉडल। आप ये देखते हो कि क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, क्या वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे ही डिपेंड करता था, क्या पता हमें 2-3 वेरिएबल और ऐड करने चाहिए थे कि भाई कंट्री की जीडीपी क्या है, राइट, कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, मे बी आई शुड हैव एडेड 2-3 मोर वेरिएबल्स, राइट? सो क्या मुझे और वेरिएबल्स ऐड करने चाहिए थे अपने मॉडल में, या मे बी आपने ऑलरेडी 10 वेरिएबल ऐड किए हुए हैं, तो आप बोलोगे क्या इतने सारे वेरिएबल्स ऐड करने की जरूरत थी, क्या इनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट था। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो उसके बाद हम डील करते हैं, राइट? कि शुड यू ऐड मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, शुड यू ऐड मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। और अब ऐसा नहीं है कि अगर आप वेरिएबल ऐड करने लग गए तो आप ऐसे ही मतलब कुछ भी 10-15 वेरिएबल्स ऐड कर दोगे, नहीं। हर वेरिएबल जो आप ऐड कर रहे हो उसके पीछे एक सॉलिड थियोरी की बैकिंग होनी चाहिए, आप ऐसे ही नहीं लिख सकते। क्या थियोरी बोल रही है उस वेरिएबल को ऐड करना चाहिए कि नहीं, तो उस थियोरी पे बेस आप स्टडी करो और आप देखो कि क्या उस वेरिएबल को ऐड करना चाहिए, ठीक है। एंड मान लो कई बार तो ठीक है थियोरी बोल रही है कि आप इस वेरिएबल को ऐड कर दो, लेकिन कई बार रियल वर्ल्ड में उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, या जो डेटा अवेलेबल है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तब क्या करोगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे हम लोग स्टेप नंबर 6 में डील करते हैं, राइट? सो बेसिकली कई बार क्या है, आपके पास सारे वेरिएबल्स का डेटा होगा भी,
लेकिन मे बी आपने 10 वेरिएबल्स ऐड कर दिए, तो आपने इतने वेरिएबल्स ऐड कर दिए कि मॉडल इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि आप एक्चुअली में जो करना चाह रहे थे वो कर ही नहीं पाए। आपका इम्पैक्ट कभी भी 100% रियलिटी को रेप्लिकेट करना नहीं है। आपका पर्पस ये पूरा स्टडी करने का ये है कि जो मेन मेन वेरिएबल्स हैं उसके साथ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिलेशनशिप है उसको मैं निकालूं, राइट। तो मैं अगर बहुत ज्यादा मान लो मैंने 50 वेरिएबल्स, 10 वेरिएबल, 20 वेरिएबल ऐड कर दिए, it's it may be very close to reality, it may be very close to the real world, but I may not be able to get the main features and main variables and what kind of relationship they have with my dependent variable, right? So इस तरीके के बहुत सारे questions को is this step goodness of fit? Goodness of fit is just one part of it. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप देखोगे। सो गुडनेस ऑफ फिट इज बेसिकली वन मेजर जो चेक किया जाता है कि आपका रिग्रेशन मॉडल कितनी वेरिएबिलिटी इन योर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। ज्यादा गुडनेस ऑफ फिट एक अच्छी चीज मानी जाती है, बट नॉट नेसेसरीली। सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो आपके जो आगे के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं कि क्या आपने इंपॉर्टेंट वेरिएबल ओमिट तो नहीं किया, क्या आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर दिए, क्या कोई मेजरमेंट एरर है, इसके अलग अलग तरीके के टेस्ट होंगे जो हम इस स्टेप में करते हैं। तो ये भी हमारा काफी मेजर चंक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स होगा, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा मॉडल जो हमने टेस्ट किया है, टेस्ट नहीं किया, एस्टिमेट किया है, इज दैट गुड, शुड वी मूव अहेड विद दैट मॉडल और नॉट, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 6 होगा। फाइन, इज दैट ओके? इज दिस फाइन? ठीक है, चले आगे। ऑल राइट, फाइन। तो ये मेरा स्टेप नंबर 6 हो गया कि मॉडल को अच्छे से बिल्कुल हथौड़ा मार के चेक करो कि ये रोबस्ट है या बिल्कुल ऐसे ही मतलब बिखर जाएगा एकदम से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम स्टेप नंबर 6 में आ गए, 6 स्टेप नंबर हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है आप क्या करोगे, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द मॉडल। तो अब आप ये चीज देखो, आपका स्टेप 1 क्या था कि आपने एक, यू हैव टू क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस, राइट। तो आपकी कोई टू बिगिन विद हाइपोथेसिस होगी, राइट, कि मान लो भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से, या ऑपोजिट होगी। तो जो आप सोच रहे थे, मॉडल क्या बोल रहा है, क्या मॉडल भी वही बोल रहा है जो आप सोच रहे थे, जो आपकी थियोरी बोल रही है, या उससे हमें कुछ ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप लॉ ऑफ डिमांड को मान लो टेस्ट करने आओगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, थियोरी क्या बोलती है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड कम होनी चाहिए। ये क्या है, हमारी थियोरी बोल रही है। तो मेरी हाइपोथेसिस क्या होगी, जब मैं इस क्वेश्चन को स्टडी करने पे आऊंगी तो मैं सबसे पहले क्या सोच के आऊंगी कि ओके, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा उसके बीच में, डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अब मैं क्या चेक करूंगी कि जो मेरा मॉडल है क्या वो वही आंसर दे रहा है या क्या वो डिफरेंट आंसर दे रहा है मेरे को, राइट। तो जो भी आपकी थियोरी है या जो आपकी हाइपोथेसिस है उसमें, और जो मॉडल बोल रहा है उसमें क्या चीजें हैं। सो आप हाइपोथेसिस, जो आपकी हाइपोथेसिस थी, आप उसको टेस्ट करोगे कि क्या वो रिजेक्ट हुई कि वो नॉट रिजेक्ट हुई। तो जो आप सोच रहे थे वही सोचते रहो, या इस चीज का एविडेंस मिल चुका है कि शायद जो आप सोच रहे हो वो गलत, राइट। तो हमारा स्टेप नंबर 7 जो है वो क्या होगा, वी विल बी टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, testing the hypothesis which is derived from the model। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई जो मॉडल हमने एस्टिमेट किया है, जो वैल्यूज आई हैं, क्या उनका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सेंस बनता है कि नहीं, ठीक है। डू दे मेक इकोनॉमिक सेंस और नॉट, डू दे मेक इकोनॉमिक सेंस और नॉट, या डू द रिजल्ट्स are in line with the theory or not, are in line
with the theory or not? क्या जो मेरे रिजल्ट्स हैं, जो मेरी अंडरलाइंग थियरी है इकोनॉमिक्स में, या जो भी जहां से भी वो थियरी हमने ली है, क्या वो उसके हिसाब से ही रिजल्ट आ रहा है या कुछ और ही रिजल्ट आ रहा है? ठीक है। एंड समटाइम्स वी आर नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन, कि भाई मान लो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम होगी, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। कई बार हम लोग उसके मैग्नीट्यूड में भी इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? क्योंकि हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% चेंज होने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 5% कम हो जाए। 5% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैन हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। तो हम मैग्नीट्यूड को भी कई बार कैप्चर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो? ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके अलावा कई बार हम सिर्फ डायरेक्शन क्या है इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसके अलावा भी और अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हाइपोथेसिस जो हम स्टडी करना चाहते हैं, विच आर नॉट वेरी सिंपल। मे बी हम ये देखना चाहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से 3% होता है तो क्या होता है। इस तरीके की बहुत सारी अलग चीजें हैं जो हमें लेटर ऑन पॉलिसी एनालिसिस में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7th स्टेप होता है जहाँ पे हम अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस जो होते हैं उसको मॉडल का यूज करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? फाइन। ठीक है, चलो, तो हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई। अब सब तरीके से हमने जांच पड़ताल कर ली, हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस कर ली, मॉडल को चेक कर लिया, मॉडल एडिक्वेट था कि नहीं, जो हम सोच रहे थे वही हो रहा है क्या, क्या उसके ऑपोजिट चीजें आ रही हैं, ये सब अलग अलग तरीके की चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब हमारा फाइनल स्टेप क्या हो गया है कि वी आर काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। और मान लो इसमें किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम होती है, मान लो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मॉडल एडिक्वेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नए मॉडल के साथ काम करेंगे, फिर ये पूरे स्टेप्स दोबारा करेंगे। मान लो उसके बाद भी हमें लगता है मॉडल एडिक्वेट नहीं है, तो हम दोबारा से अपना पूरा काम रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहता है। और जब आप श्योर हो जाते हो, जब आपको टेस्ट के रिजल्ट्स एप्लीकेबल लगते हैं, तो आपको क्या अल्टीमेटली पता चलता है कि ठीक है, अब इस मॉडल को यूज किया जा सकता है चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए या फॉरकास्ट करने के लिए। So, okay, Pranav is saying, ma'am, in this step, are we determining whether discouraged worker is holding or added worker is holding? Exactly. So, जैसे ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, उसमें जो 7th स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, अब यहाँ पे जो भी मेरा जो भी मेरा क्या बोलेंगे, हाँ, जो भी मेरा यहाँ पे साइन आएगा B2 का, वो मेरे को क्या बताएगा कि मेरी एडेड वर्कर हाइपोथेसिस वैलिड है या फिर मेरी डिस्करेज वर्कर हाइपोथेसिस है, राइट? परफेक्ट, यस, वी आर डूइंग दैट इन दिस स्टेप, यस। ठीक है, कई बार हो सकता है कि ये स्लोप नेगेटिव हो जाए, लेकिन ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये उतनी स्ट्रांग ना हो। ठीक है, मे बी आप नल रिजेक्ट ही ना कर पाओ। कई बार हमने देखा है कि ऑल्दो साइन आपके फेवर में आता है, मान लो नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया, बट उसको हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाए नल को, राइट? तो वो सारी सिचुएशन स्टेप नंबर 7 में इमर्ज करेंगी। और अगर ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हुआ नंबर, ये सब हम आगे देखेंगे, ये अगर नंबर सिग्निफिकेंट हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ओके ठीक है, वन ऑफ द थियरीज इज डोमिनेटिंग। तो अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो मेरी एडिड वर्कर थियरी एप्लीकेबल है। और अगर ये नेगेटिव साइन है और सिग्निफिकेंट है तो इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी डिस्करेज्ड वर्कर थियरी जो है दैट इज बीइंग डोमिनेटेड, वो सॉरी दैट इज डोमिनेटिंग। ठीक है, वो उसको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th स्टेप। अब हमारा फाइनल 8th स्टेप है, इसमें क्या है कि जब सारी चीजें चेक हो गई हैं उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ये मॉडल को प्रिडिक्शन या फॉरकास्टिंग के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनल 8th स्टेप इज यूजिंग द मॉडल, using the model
for prediction और forecasting। ठीक है जी। तो क्या करोगे आप, हम क्या कर सकते हैं, we can use this model for prediction or forecasting after every other procedure is done। And why is this helpful? Because yes, it is helpful for us to know, if we change something in the economy, how is that going to impact something that we care about? तो मे बी सरकार माइट बी इंटरेस्टेड इन कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स को वो ट्रैक कर सकती है, और अगर 1%, 2%, 5% चेंजेस हो रहे हैं तो उससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें ऑलरेडी पता होगा, और उसके बेसिस पे हम कुछ पॉलिसी स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग यू मोर प्रिपेयर्ड इन डीलिंग विद थिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड, कौन सी थियरी स्ट्रांग है। दूसरा जो उसका फायदा होता है वो ये है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप फॉरकास्ट कर सकते हो, और आप बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हो किसी दूसरी सिचुएशन को डील करने के लिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सब भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो अब ये जो हमने 8 स्टेप्स देखे हैं, इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं और देख लेते हैं कि हर स्टेप में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो दैट विल बी द फाइनल थिंग फॉर टुडे। एंड आई थिंक जब तक हम अब अगली क्लास लेंगे तब तक हमारा सिलेबस आ चुका होगा। आपका माइक्रो 2 का सिलेबस न्यू अपडेटेड आ चुका है, जस्ट चेकड इट फ्यू लाइक जस्ट बिफोर द क्लास वी चेकड इट, तो आप भी उसको रेफर कर सकते हो। आई सेंड इट ऑन द ग्रुप। सो या ओके, सो जस्ट टू समराइज व्हाट इज हैपनिंग। स्टेप 1 क्या था, स्टेटमेंट ऑफ थियरी या फिर हाइपोथेसिस। तो हमारी थियरी जो है, our ma'am has said that the meeting for this paper will be held on 25th of Jan to frame the syllabus. Yes, okay, perfect. So that is fine. तो 25th के बाद फिर 1-2 दिन में वो लोग अपलोड कर देंगे। 26th को आपको वैसे भी छुट्टी होगी, तो फाइन, नो इश्यूज, दैट्स गुड। थैंक यू निष्ठा, वी हैव सम क्लैरिटी ऑन दैट नाउ, दैट्स ग्रेट। ओके, सो इस केस में स्टेटमेंट ऑफ थियरी हमारी क्या थी, जो हमने एग्जांपल लिया था वो क्या था, एडेड वर्कर थियरी, एडेड एंड डिस्करेज्ड वर्कर थियरी। ठीक है, ये 2 थियरीज के साथ हमने काम किया था। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। स्टेप 2 जो था उसमें हमने क्या किया था, डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसमें हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमने डेटा कलेक्ट किया था। स्टेप नंबर 3 जो है उसमें क्या था, मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ थियरी। मेरा जो मैथमेटिकल मॉडल था वो हमने लिखा था। तो मैथमेटिकल मॉडल जो हमने लिखा था वो क्या था भाई, मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो क्या है, B1 + B2, इट इज डिपेंडेंट ऑन माई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये मेरा मैथमेटिकल मॉडल था। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, हमें इकोनोमेट्रिक मॉडल लिखना है, राइट, इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ थियरी। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक मॉडल में हमने क्या किया था, सब कुछ एग्जैक्टली यही है, बस क्या ऐड कर दिया था, एक एरर टर्म, एक हमने एंड में एरर टर्म ऐड कर दी थी, राइट। फिफ्थ स्टेप जो था हमारा, उसमें हमें क्या करना था, पैरामीटर एस्टिमेशन, जो B1 और B2 है इनको एस्टिमेट करना था। तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेशन किया, एस्टिमेट करने के बाद कोई नंबर आ गए, तो वो कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। तो मान लो मेरे जो नंबर्स आ गए वो क्या थे, कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल्स टू लेट्स से 69
0.46 minus 0.58 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मान लो इस तरीके के पैरामीटर्स आ गए। आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स, सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये कहाँ से आए, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ रियल वर्ल्ड रिसर्च दैट हैज हैपेंड, सो वी आर जस्ट टेकिंग द नंबर्स फ्रॉम देयर। तो इसके हिसाब से कौन सी इफेक्ट डोमिनेट कर रही है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है, तो कौन सा थियरी डोमिनेट कर रहा है इन दोनों में से? डिस्करेज वर्कर। डिस्करेज वर्कर थियरी, राइट। पॉजिटिव होता तो एडेड वर्कर थियरी। तो ये स्टेप हो गया हमारा पैरामीटर एस्टिमेशन में। सिक्स्थ स्टेप जो था हमारा, हमने क्या किया था सिक्स स्टेप में? मॉडल किस तरीके का है, मॉडल की एडिक्वेसी हमें चेक करनी थी, राइट। मॉडल एडिक्वेसी चेकिंग, ठीक है। तो अब उसमें मान लो आप ये बोलते कि ठीक है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, क्या हमें कोई और वेरिएबल ऐड करना चाहिए? दैट इज वन एग्जांपल ऑफ टेस्टिंग, राइट। सो मे बी वी थॉट कि लेबर फोर्स में कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, ये उनकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो मे बी वी माइट हैव चेक्ड अ डिफरेंट मॉडल विच लुक्ड लाइक दिस, कि भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मान लो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एवरेज हाउस होल्ड अर्निंग्स, इन दो वेरिएबल्स पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो मे बी इस ये वाला मॉडल जब हमने चेक किया होता, तो मान लो मेरे नंबर्स जो है वो क्या आ रहे होते, 81.3 माइनस 0.63 एंड माइनस 1.4। तो मान लो इस तरीके की मॉडल मेरे पास आ जाता, तो हम इसके बेसिस पे और क्या क्या टेस्ट होते हैं इस पे, इस मॉडल पे भी टेस्ट करके देखते हैं, इस मॉडल पे भी टेस्ट करके देखते हैं। जो टेस्ट में पास होता है अल्टीमेटली वो मॉडल हम लोग यूज करते हैं। तो अभी इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बस ये सोच लो कि ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऐड करके देखा कि मॉडल और अच्छे से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेवन स्टेप। सॉरी सिक्स स्टेप। सेवन स्टेप में हमने क्या किया था? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो मेरी हाइपोथेसिस, सबसे पहले तो मैं यही टेस्ट करना चाहती हूँ ना कि मेरी डिस्करेज वर्कर थियरी एप्लीकेबल है कि मेरी एडेड वर्कर थियरी एप्लीकेबल है। तो मेरी जो हाइपोथेसिस है वो मैं क्या क्या होगी कि भाई B2 वैल्यू लेस देन जीरो है और B2 वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो ये दो हाइपोथेसिस मुझे चेक करनी है, राइट। तो इस स्टेप में मैं ये हाइपोथेसिस चेक करूंगी, ठीक है। और फाइनली मेरा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन में आप क्या करोगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कि वैल्यू क्या आएगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई एक गिवन वैल्यू ले लेता है। तो प्रिडिक्शन का तो यही मतलब होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वैल्यू मान लो 10% है, तो ऑन एन एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की क्या वैल्यू होगी। तो ये हम लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे 8 स्टेप्स हैं जो हर इकोनोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम जो है उसको स्टडी करने के लिए लिए जाते हैं। तो अभी आपका जो मेजर चंक ऑफ स्टडी है, ठीक है, ये चीजें, ये चीजें आप कर सकते हो बेस्ड ऑन वट एवर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, ठीक है। ये मॉडल बनाना, ये मॉडल समझना, ये भी हम कर सकते हैं। हमारा मेजर चंक जो है वो इसके बाद के स्टेप्स पे आएगा। तो जो भी आपके अलग अलग चैप्टर्स होंगे वो हम लोग ये सारी चीजों को चेक करने पे लगाएंगे, ठीक है। सो बट मैम, isn't the model already checked in step 6, then why the step 7? We are not checking the model in step number 7, we are checking my hypothesis। यहाँ पे तो आपने मॉडल फिक्स किया कि ये मॉडल अच्छा कि ये मॉडल अच्छा। तो अब जब मुझे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो मैं ये मॉडल यूज करूं या ये मॉडल, वो ये स्टेप बता रहा है। वी विल डू दैट कि वो कैसे करें। देयर आर मल्टीपल टेस्ट्स अवेलेबल टू चेक विच मॉडल इज एडिक्वेट। There are multiple ways to figure that out. That is essentially what will be your subject, that your subject will be dealing with. Okay, it's not a very straightforward one-line answer. There is a lot of theory, lot of things, multiple things that you will have to check in order to answer that. तो वो उस पे आएंगे अभी। तो ये अभी एक आपका बेसिक इंट्रो है कि ये सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। इज दैट ओके ऋषभ?
तो स्टेप नंबर 6 में आप चेक कर रहे हो कि मॉडल कौन सा यूज करें, एंड स्टेप नंबर 7 में चेक कर रहे हो कि आपकी हाइपोथेसिस कौन सी करेक्ट है. Isn't the hypothesis being checked by the model that we have created? Okay, so I get where your confusion is lying. See, देखो, अब ये जो नंबर है, मान लो आपका मॉडल आपने चेक किया और मॉडल एडिक्वेसी के हिसाब से ये मॉडल फिट हुआ, लेकिन मान लो ये जो नंबर है ना, ये 0.00002 आ गया और ये इधर नेगेटिव आ गया. तो ये जो नंबर है, क्या मैं इसको 0 मानूं या मैं इसको नेगेटिव मानूं? क्या ये वेरी क्लोज टू 0 मान के चीजें करेंगे? इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी हमें डील करने पड़ेंगे ना, बिकॉज दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 0, राइट? सो व्हाट इज दैट नंबर जहां पे मैं कट ऑफ लगाऊं कि अच्छा इससे बड़ा नंबर आया तो मैं मानूंगी कि ओके ये इफेक्ट नेगेटिव है. या फिर मान लो आपका नंबर आया -0.5, वेयर विल यू बी मोर कॉन्फिडेंट कि ये रिलेशनशिप नेगेटिव है? -0.5 के केस में, राइट? But then what basis we check the hypothesis? हाइपोथेसिस कैसे चेक करोगे? आपका जो डेटा है, आपके जो अलग अलग टेस्ट हैं, टी टेस्ट, सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए जो होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये जो नंबर आया है आपका पैरामीटर, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, या ये सिर्फ इसलिए आ गया कि गलती से आपको एक ऐसा सैंपल मिल गया जिसमें ऐसे वैल्यूज थे. जब भी आप पॉपुलेशन को सैंपल का यूज करके कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आपको ये सारी चीजों के बारे में केयरफुल रहना पड़ता है कि हो सकता है मेरा सैंपल एक फ्लूक हो, तुक्का लग गया मेरा, हो सकता है मेरी वैल्यूज बस सारी ऐसी आ गई कि सब में नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो क्या वो वैल्यूज ऐसी हैं कि उसको फ्लूक माना जाए, या वो एक्चुअली में ऐसा रिजल्ट दे रही है? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में चेक करते हो कि ठीक है, यू अलाउ फॉर लिटिल बिट ऑफ एरर, ह्यूमन एरर, अल्फा टाइप 1 एरर आप अलाउ करते हो, बट आप बताते हो कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि ये मेरी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दो या फिर इसको रिजेक्ट मत करो. ये पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है? इज दैट ओके? तो ये सारे स्टेप्स हैं, और हम लोग जो है अब इसके बाद पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करें, इकोनोमेट्रिक मॉडल का क्या बेसिस होता है, ये सारे स्टेप्स पे ज्यादा से ज्यादा इन डेप्थ बात होगी. और ये जो अलग अलग टेस्ट हैं, इनको प्रैक्टिकली भी इस बार आप लोग अप्लाई करोगे यूजिंग वॉट एवर सॉफ्टवेयर दैट द यूनिवर्सिटी डिसाइड्स दैट यू हैव टू गो थ्रू. ठीक है?